हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अब हमारा डे 6 आज है। डे 6 में हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट हमारा है प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन। ये आपका जो इसके पहले जो मैंने वीडियो में आपको क्लास में जो पढ़ाया था, उसमें मैंने होमवर्क दिया था, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिर पढ़ाने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। लास्ट में मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा और इस होमवर्क को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन सहित आपको मैं समझाऊंगा। इसके पहले आप अपने हिसाब से एक बार कर लीजिएगा। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है, क्या हुआ एक पत्र नहीं लिखती है। ये भी हमारा लिखती है, लिखना के साथ में ता है ती है लगा, इसका मतलब प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ हम देखेंगे क्या भी लगा है, इंट्रोगेटिव भी है और नहीं भी लगा। इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है, मैंने 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव बताया था। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो ये स्टार्ट में ही है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बताए थे आपको। पहले लिखेंगे डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट है, यदि नेगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे उसके बाद में। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट वह है, लिखती है, लड़की है, इसका वह का अंग्रेजी होगा। इसका मतलब डू का प्रयोग ना करके हम डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डज। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है सी, डज सी। नेगेटिव है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, डज सी नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो राइट होगा, डज सी नॉट राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आता है, क्या लिख कहें, एक पत्र, ए लेटर। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट, डज ही नॉट राइट ए लेटर। नेक्स्ट, हम लड़कों ने अपना पाठ नहीं याद किया। ये भी आपका आ की मात्रा लगा है और किया है, वर्ब के साथ में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ये भी हमारा पास्ट एंड डिफिनिट टेंस है। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड नॉट। तो लड़कों ने, तो लड़कों का अंग्रेजी बॉयज़ होगा, बॉयज़ डिड नॉट, डिड नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो याद करना है तो लर्न हो जाएगा, LEARN, लर्न। अपना पाठ, तो अब यहाँ पर लड़कों के हिसाब से, लड़कों पर यहाँ पर हमारा जब प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल प्रोनाउन होगा दे, ठीक है। तो दे के हिसाब से हम यहाँ पर अपना अंग्रेजी, दे के लिए अपना अंग्रेजी हमारा होगा दियर, THEIR, दियर। और क्या, अपना पाठ, तो दियर लेसन, LESSON क्वेश्चन मार्क। लड़कों ने अपना पाठ नहीं याद किया, बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने चीतों को कहाँ देखा। अब यहाँ पर देखिए कहाँ लगा, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है और देखना साथ में बड़ा की मात्रा लगा, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो व्हेयर है, क्योंकि व्हेयर कहाँ का अंग्रेजी व्हेयर होती है। उसके बाद में डिड का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, क्योंकि पास्ट एंड डिफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं। व्हेयर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो उन्हों के हैं, तो उन्होंने का अंग्रेजी THEY दे होता है, व्हेयर डिड दे। अब वर्ब लिखेंगे, देखना का अंग्रेजी सी होता है, SEEC। अब व्हेयर डिड दे सी, उसके बाद किसको देखा, चीते को, तो द लायन ये भी लिख सकते हैं, शेर को देखा या जो भी लिखें, तो सी अ लायन, ये क्वेश्चन मार्क लगा दें। नेक्स्ट हम देखेंगे, वह अपने भाई को गाली क्यों देगा। अब यहाँ गागी ये लगा है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, हाँ, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, WHY। उसके बाद फ्यूचर है, तो फ्यूचर में विल या शैल का प्रयोग करें सब्जेक्ट के हिसाब, तो वह है, वह के लिए विल का प्रयोग बताया था, वाई विल ही। उसके बाद में वर्ब लगेंगे, तो एब्यूज, गाली देने का अंग्रेजी क्या होता है, एब्यूज, ABUSE, वाई विल ही एब्यूज। किसको देंगे, अपने भाई को, तो अपने का अंग्रेजी ही के लिए हिज, सब्जेक्ट के हिसाब से अपना अंग्रेजी लगता है हिज, और अपने भाई है तो ब्रदर, BROTHER। तो व्हाई विल ही अब्यूज हिज ब्रदर, वह अपने भाई को गाली क्यों देगा, ये आपका हो जाएगा। वह किसकी मेज तोड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी गागी गे है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर हम कहें किसकी, तो हुज लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखें हुज, उसके बाद बिल का प्रयोग करेंगे, सेल या बिल, तो विल हो जाएगा। तो हुज टेबल, यहाँ पर हुज टेबल, इस क्योंकि हुज है, विच है, हाउ मेनी, हाउ मच, इससे संबंधित हम नाउन का प्रयोग, तो हुज टेबल होगा। यहाँ पर ये अलग टाइप का होता है हुज टेबल। उसके बाद आपका आएगा विल ही,
और तोड़ना का अंग्रेजी क्या होता है? प्लक, PLUCK। या जो भी है, हुज टेबल बिल ही प्लक, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें, हम कल कपड़ा खरीदने दिल्ली जाएंगे। तो हम कल कपड़ा खरीदे, ये भी पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे वी, उसके बाद विल, वी शैल लिख सकते हैं, जो कन्फर्म होता है तो विल का प्रयोग करते हैं, और वैसे नॉर्मली होता पता नहीं खरीदने जाए कि नहीं जाए तो विल का प्रयोग। तो यहाँ पर जैसा आपको सही पड़ेगा उस हिसाब से, वेयर विल शैल गो टू, वी विल शैल गो टू, जो भी आप सही पढ़ो लिखिए। विल शैल में से गो टू, उसके बाद किस लिए? खरीदने, टू बाय, वेयर शैल गो टू बाय, BY बाय, बाय क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स, कहाँ जाएंगे? दिल्ली। वेयर विल गो टू बाय क्लोथ्स, हम कल कपड़ा खरीदने दिल्ली जाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन है, सबसे पहले हमारा वी हो गया, फिर बिल लगा दिए, सेल, विल सेल में से जो हमारा सही पड़ेगा, जो पक्का है कपड़ा के निश्चित है खरीदने जाएंगे, तो आप बी के साथ नॉर्मली सेल लगाते हैं, आप बिल का प्रयोग करेंगे। तो वी विल गो टू, उसके बाद दिल्ली होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे हम दिल्ली, DELHI, दिल्ली। और टू बाय क्लोथ्स, यहाँ पर लिखेंगे टू ही है, टू बाय क्लोथ्स। इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा, वी शैल गो टू दिल्ली टू बाय क्लोथ्स। यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तुम इस काम को क्यों नहीं करोगे? अब यहाँ पर देखेंगे क्यों नहीं करोगे, तो क्यों है, इंट्रोगेटिव है, व्हाई, उसके बाद विल, व्हाई विल, सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद सब निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, व्हाई विल यू नॉट। अब डू, व्हाई विल यू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, इस काम को, दिस वर्क, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद विल या शैल है, फिर सब्जेक्ट आता है, नेगेटिव है तो नॉट लगा दें, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। कितनी लड़कियाँ नाटक में भाग लेंगी? तो हाउ मेनी गर्ल्स, क्योंकि टू पार्टिसिपेट, क्या करेंगी? टू पार्टिसिपेट, कहाँ भाग लेंगी? नाटक में, इन द नाटक लिख दो या प्ले, इस तरह से है, ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये लड़की सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। तो ये लड़की, तो गागी है, सिंपल सी बात, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये लड़के सोमवार को फुटबॉल मैच खेलेंगे। तो दीज बॉयज विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले फुटबॉल मैच, क्या होगा? फुटबॉल मैच कल खेलेंगे ना सोमवार को, तो ऑन मंडे, इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा। यहाँ एक चीज़ छूट गया था, हम कल कपड़ा खरीदने दिल्ली नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर एक आप कल की अंग्रेजी छूट गया था, तो यहाँ पर टुमारो लिख देंगे, TOMORROW, इस तरह से कंप्लीट होगा। वी शैल या वी विल गो टू दिल्ली टू बाय क्लोथ्स टुमारो, इस तरह से सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एंड अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। अब हम लड़के दिन में नहीं सोएंगे, तो लड़के दिन में है तो इसका मतलब बॉयज़, सबसे पहले लिखेंगे BOYS। अब गागी गिए वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो बॉयज़ विल नॉट, वर्ब आ जाएगा स्लीप, उसके बाद कब नहीं सोएंगे? दिन में, इन द डे, DAY, ये आपका सेंटेंस उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस लिए फुल स्टॉप लग जाएगा। ये हमारा आपका होमवर्क कंप्लीट होता। अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में।
तो सबसे पहले है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान पहले जान लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता क्या है, इन वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, इस वाक्य में काम का जारी रहे मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के होता है। वह जा रहा है, वो खा रहा है, जारी होना पाया जाता है। लेकिन वो 2 घंटे से खा रहा है, वो आधा घंटे से खा रहा है, वो 2 घंटे से जा रहा है, वो 2 घंटे से सो रहा है, मतलब टाइम नहीं दिया जाएगा। जब टाइम दे दिया जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और विदाउट टाइम रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। यही इसमें पहचान है। तो हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। पहचान हमारा है, स्ट्रक्चर हमारा इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें इज एम आर होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जो कुछ बचता है अदर्स में लिख देते हैं। तो अब ये इसमें ध्यान देनी, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर होता है, और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट होने पर होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ये हमारा इज एम आर का प्रयोग भी बता दिया मैंने। अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो मोहन है सब्जेक्ट इसमें, तो इसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट पहले होगा तो मोहन, उसके बाद इज एम आर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है मोहन, रहा है, रही है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान तो हो ही गया। अब इज एम आर तो मोहन सिंगुलर है, मोहन इज। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, लिखना है तो राइटिंग, WRITING, राइटिंग, ALETTER, ये आपका सेंटेंस हो जाता है। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो लड़कियां हैं इसमें प्लूरल हैं, लड़कियां तो गर्ल्स हो जाएगा, GIRLS गर्ल्स। उसके बाद सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो आर का प्रयोग है, गर्ल्स आर। जा रही हैं तो गोइंग हो जाएगा, गो नहीं, आई गो के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। गोइंग कहाँ जा रही हैं, टू स्कूल, ये हो जाता है। मैं एक गाना गा रहा हूँ, अब यहाँ आई देखिए, आई आ गया तो आई के साथ एम का प्रयोग करूँगा, क्योंकि रहा है, रहा हूँ लगा होता है जब सेंटेंस में टाइम नहीं दिया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो आई एम सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, क्या गा रहे हैं, ए सॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इज हो सब्जेक्ट होता है, फिर इज एम आर, फिर नॉट लगा देते हैं तुरंत इज एम आर के बाद। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, फिर अदर होता है, फिर जो ऑब्जेक्ट होने के बाद फिर अदर हो जाता है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें नॉट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस, जैसे राम मैदान में नहीं खेल रहा है, तो नहीं आ गया। अब मैंने जो पढ़ा, जैसे मैं एक गाना गा रहा हूँ तो मैं एक गाना नहीं गा रहा हूँ, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से राम मैदान में नहीं खेल रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम, ये सिंगुलर है इसलिए इज होगा, राम इज। फिर इसके बाद तुरंत बाद नॉट लगना चाहिए, राम इज नॉट। वर्ब आना चाहिए, और आईएनजी फॉर्म वाला प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। कहाँ नहीं खेल रहा, मैदान में, इन द फील्ड, FIELD, ये हमारा सेंटेंस होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बहुत सिंपल है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कई प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से ही प्रारंभ हो, तो उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, इज एम आर पहले लिख देते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे अगला है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, जैसे तो इसका होता है इज एम आर शुरू में हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आईएनजी, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर हो जाएंगे। जैसे क्या सूरज आकाश में निकल रहा है, तो इसमें क्या स्टार्टिंग प्रश्नवाचक शब्द, तो इसका पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। सूरज सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, तो इज। उसके बाद सन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, निकल रहा है तो राइजिंग, राइज में निकलना होता है, RISING, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा राइजिंग। अब कहाँ निकल रहा है, आकाश में, इज सन राइजिंग इन द, इज सन राइजिंग, यहाँ इन होगा, इन द स्काई, क्या सूरज आकाश में निकला, इंट्रोगेटिव हो गया। और जब प्रश्नवाचक शब्द व्हाई, व्हेयर, व्हेन, ये सब कहाँ, वाक्य के बीच में। व्हेयर मीन्स क्यों होता है, व्हेयर मीन्स कहाँ, व्हेन माने कब, ये कब होता है, जब ये है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर होता है। तो तुम कहाँ, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो ये देखो क्यों वाक्य के बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिखेंगे व्हाई। उसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो व्हाई आर, यू के साथ आर लगता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो यू है सब्जेक्ट, यू लिख देंगे, व्हाई आर यू
उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जाना है तो गोइंग हो जाएगा, व्हाई आर यू गोइंग, अब कहाँ जा रहे हो, वहाँ, तो देयर, THERE, ये हमारा सेंटेंस होता है। अब हम आगे देखेंगे। आगे है जब प्रश्नवाचक शब्द हुज, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच का प्रयोग हो तो क्या होगा। ये प्रश्नवाचक हुज माने किसका या किसकी, व्हिच मीन्स हुज माने किसका होता है, व्हिच माने कौन सा, हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स कितना। तो इस तरह का जब वाक्य में सेंटेंस में आए ये सब वर्ड क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी ट्रांसलेशन हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कोई नाउन भी लगा रहता है सेंटेंस में, उसको पहले लिख लेते हैं, साथ में एक साथ लिख लेते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, हुज, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, उसके बाद रिलेटेड नाउन, फिर EJMR। EJMR उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, फिर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का ING फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर लिख करके सेंटेंस हमारा है कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं। तो यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कितनी लड़कियां, तो कितनी लड़कियां हैं, हाउ मच लगेगा, हाउ मेनी, क्योंकि लड़कियों को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मेनी, अब इससे रिलेटेड नाउन आपका लड़कियां हैं तो यहाँ गर्ल्स लिख देंगे, गर्ल्स। उसके बाद मैंने क्या बताया, EJMR, सब्जेक्ट हमारा है कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही, तो हाउ मेनी गर्ल्स, तो लड़कियां यहाँ पर फिर आर लगा देंगे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट, या पार्टिसिपेटिंग ऐसे भी कर सकते हो, इन द ड्रामा, DRAMA, ये हमारा हो जाएगा। बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो यहाँ बच्चा दूध पीने, बच्चा को हम जो दूध पीता हो दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए कितना अंग्रेजी है हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मच, उसके रिलेटेड नाउन मिल्क है तो मिल्क लिख देंगे, हाउ मच मिल्क। उसके बाद आप क्या कराएंगे, EJMR का प्रयोग करेंगे, हाउ मच मिल्क, क्या है, बच्चा है, बच्चा सिंगुलर है तो इज, फिर ड्रिंकिंग आपका ING फॉर्म, वर्ब आए का ING फॉर्म लगेगा तो ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग। हाउ मच मिल्क इज ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क इज ड्रिंकिंग, ये हमारा हाउ मच मिल्क इज, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट हाउ मच मिल्क इज के बाद में, EJMR के बाद में हमको यहाँ क्या लगाना है, आपका सब्जेक्ट लगाना है। तो हाउ मच मिल्क इज ड्रिंकिंग अ बॉय, यहाँ पर लिखेंगे बॉय, ये हमारा ING आपका है, हाउ मच मिल्क इज ड्रिंकिंग बॉय, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। हु प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग सेंटेंस में अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस की तरह ही करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट इसको सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। सब्जेक्ट में क्या है, जैसे तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, ये हमारा सेंटेंस है, तो कौन की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, तो हु लिखेंगे, हु, ये आपका सब्जेक्ट इसको मान लेते हैं क्योंकि भले इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन फिर भी इसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। हु सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे नौकर सिंगुलर में है तो यहाँ पर इज लगेगा, तो हु इज, बीटने के लिए बीट होता है तो BEATING, बीटिंग, किसको पीट रहा है, तुम्हारे नौकर को, टू योर सर्वेंट, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लेंगे। 10 होमवर्क है, 10 सेंटेंस। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रहे हैं। गाय घास क्यों नहीं चल रही है, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, वे लड़के रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल शाम मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूँगा। तुम्हारा मित्र प्रतिदिन सुबह चाय पीने क्यों नहीं आता है। क्या तुम स्कूल में कल कौन सा खेल खेलोगे, वह ठीक समय पर अब स्कूल जाता था। और लास्ट में है, क्या तुम उसे नहीं जानते थे। ये 10 सेंटेंस आपके हैं, इसको आप करेंगे। इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं फैक्ट्स। हेलो दोस्तों, आज हम आपको 5 फैक्ट बताएंगे। नंबर 1, उंगलियों का निशान। जो हमारे उंगलियों का निशान है, अर्थात उंगलियों का जो फिंगरप्रिंट होता है, की तरह हर किसी की जीभ का भी निशान क्या होता है, एकदम डिफरेंट होता है। नंबर 2, दोस्तों, तो क्या आप जानते हैं तितलियाँ अपना स्वाद किस अंग से लेती हैं। तो इसका जवाब है, तितलियाँ अपने पैरों से
स्वाद लेती हैं। नेक्स्ट है कि तो क्या आप जानते हैं कि ऊँट की कितनी पलकें होती हैं? तो इसका जवाब है ऊँट की 3 पलकें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि रेगिस्तान में जो रेत उड़ती हैं तो खुद को बचाने के लिए उनकी 3 पलकें होती हैं। नेक्स्ट है, अगर ठंड पानी तथा गर्म पानी दोनों को ठंडा होने के लिए रख दिया जाए तो हम जानते हैं गर्म पानी जो है वो ठंडा पानी की अपेक्षा जल्दी तेज़ी से बर्फ़ बनेगा। अर्थात अगर ठंड पानी तथा गर्म पानी दोनों को ठंडा होने के लिए रखा जाए तो गर्म पानी ही ठंड पानी की तुलना में तेज़ी से बर्फ़ में बदल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि देखते हैं कि यदि घोड़े पर पार्क में किसी व्यक्ति की मूर्ति के आगे के दोनों पैर हवा में हो, मतलब यदि घोड़े पर पार्क में किसी व्यक्ति की मूर्ति के आगे के दोनों पैर हवा में हो तो वह व्यक्ति युद्ध में मर जाता है। नेक्स्ट है, इसी में यदि घोड़े का एक आगे का पैर हवा में है तो युद्ध प्राप्त घावों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और नेक्स्ट नंबर 3 इसी में है, यदि घोड़े के चारों पैर जमीन पर हों तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है। इस तरह से हम अपने 5 फैक्ट्स को समझ लिए हैं। अब हम इसी तरह से और भी फैक्ट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।